हेलो एंड वेलकम टू आई वाइफ एजुकेशन। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ टॉपिक ज्योग्राफी से, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जिसका जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है वायुमंडल। ठीक, वायुमंडल से जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं कि भाई वायुमंडल जो है इसकी संरचना क्या है। ठीक है, वायुमंडल के संगठक क्या हैं, वायुमंडल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेयर है जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसी से ही रिलेटेड घुमा फिरा के वायुमंडल पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, जिसको मैं पूरा आपको वायुमंडल के बारे में आज बता देता हूँ। और किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर वायुमंडल पे आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। देखो भाई, वायुमंडल, तो वायुमंडल में सबसे पहले होता क्या है, तो सबसे हम इसको विच्छेद अगर अलग अलग पढ़ें तो वायु का मतलब क्या होता है? गैसों का मिश्रण। वायु में इसमें क्या होता है भाई? गैसेस होती है, गैसों का मिश्रण से क्या बनता है? वायु बनती है। अब गैसेस कौन सी होती हैं? गैस जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य तरीके की गैस होती है, उन सब को मिलाकर वायु बनती है। ठीक, और मंडल क्या होता है? मंडल किसको कहते हैं भाई? मंडल जो होता है उसमें गैस के साथ साथ गैसों के साथ साथ जलवाष्प और धूलकण भी शामिल हो जाते हैं भाई। ठीक है ना, यानी कि वायुमंडल अगर हम इसको पूरा मिला के पढ़ें तो क्या बनेगा? वायुमंडल उसे कहते हैं जिसमें गैस, जलवाष्प और धूल के कण शामिल हो। ठीक है ना, यानी कि गैस, जलवाष्प और धूल के कण के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में क्या क्या मौजूद होता है? वायुमंडल में आपकी गैसें होती हैं, जलवाष्प होता है और धूल के कण होते हैं। तो गैसेस में आपके सबसे ज़्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है करीब 78। फिर आता है आपका ऑक्सीजन, कितनी होती है? 21%। और अदर्स, मतलब जिसमें 1% कितनी होती है? अदर्स होती है, जिसमें आपका CO2, हीलियम आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, ऑर्गन आ गया। तो इस तरीके से सारी गैसेस इस 1% के अंतर्गत आती हैं। तो ये था आपका वायु और वायुमंडल। पता हो चल गया होगा आपको कि वायुमंडल क्या होते हैं भाई? गैस, जलवाष्प और धूल के कण के मिश्रण को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि भाई हमें वायुमंडल क्यों ज़रूरी है। वायुमंडल की एक और परिभाषा मैं देना चाहता हूँ कि हमारे आसपास के आवरण में जो भी गैस, जलवाष्प, धूलकण मौजूद है, हम उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं वायुमंडल की महत्व की कि क्यों इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो पॉइंट है इसमें गैसेस क्या है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ भाई। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि मैं, आप और ये जो भी पेड़ पौधे, जो भी मतलब इंसान है या जानवर है, वो सब और सब जीवित किस लिए है भाई? इस ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन क्या करती है भाई? जीवन, ऑक्सीजन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। गैस क्या है? पहली ऑक्सीजन, जो जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वसन हमारा चलता है, सांस चलता है। दूसरी जो इसमें गैस है वो है नाइट्रोजन। ठीक है भाई, ये नाइट्रोजन से क्या होता है? हमारी जो फसल है, जो अभी कृषि करते हैं, कृषि इससे संभव हो पाई। ठीक है ना, कृषि करना इससे संभव हो पाया। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो हम क्या कर पाते भाई? मिट्टी में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, जिससे जो क्या करती है? हेल्प करती है फसलों को उगाने में। CO2, ठीक है भाई, CO2 सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भाई CO2 क्या करती है भाई? पेड़ पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेड़ पौधे से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं और फिर हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? ऑक्सीजन देते हैं हमें। पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं और ऑक्सीजन फिर बाहर रिलीज़ करते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन जो है भाई, हाइड्रोजन से तो पता ही है, हमारा जो वाटर है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। तो अगर ये गैसेस ना होती तो हमारा जो जीवन था
इस पृथ्वी पर वो संभव नहीं हो पाता। तो गैसेस का इंपॉर्टेंस ये है वायुमंडल में। और भी इसमें कई चीज़ें जैसे जलवाष्प। अब भाई ये जलवाष्प क्यों इंपॉर्टेंट है? जलवाष्प होगा तभी क्या होगा, वर्षण होगा, है ना। मतलब जो पानी है वो पानी भाप बन के ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद क्या हो, संघनन की प्रक्रिया होगी जिससे बादल बनेंगे, बारिश होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मौसम है उसमें परिवर्तन आएगा, कभी ठंडा कभी गर्म, इस तरीके से वो समान मिलनी पृथ्वी का जो मौसम है उसको वो क्या करेगा, मैनेज करेगा, उसको क्या करेगा, उसमें तालमेल बिठाता रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जलवाष्प इंपॉर्टेंट है, वेप्योर। उसके बाद इसमें आ जाता है धूलकण। ठीक, जलवाष्प होगा तो जलवाष्प जो भाप बन के जब उड़ता है तो वो इन्हीं धूल के कणों में चिपक जाता है। छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण, और वो इन्हीं धूल के कणों में चिपक कर जो वाष्प होता है वो ऊपर हवा में ऊपर जाते हैं आसमान में, और क्या करते हैं फिर ये इस तरीके से बादल बनते हैं। और बाद में क्या होता है, जब इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान, तो ये वापस पानी क्या कर देते हैं, नीचे छोड़ देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्षण कहलाती है, ठीक है भाई। तो ये वर्षण की प्रक्रिया में इन सबसे इंपॉर्टेंट जलवाष्प और धूल के कण का रहता है। इसीलिए जो वायुमंडल है, जलवाष्प और धूल कण अगर नहीं होंगे तो कभी बारिश नहीं होगी, ठीक है ना। वायुमंडल में इनका रहना बहुत जरूरी है। देखते हो ना कभी कभार बारिश नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि धूल के कण क्या होते हैं उस समय मौजूद नहीं होते और जलवाष्प नहीं होता, जिस वजह से बादल नहीं बनते, और बादल नहीं बनेंगे तो भैया बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो फिर कहोगे भैया कितनी गर्मी पड़ रही है, भगवान बारिश करा दो, ठीक है ना। तो याद रखना, हमें इसलिए महत्व है वायुमंडल का कि भैया एक तो बारिश करवाता है, ऊपर से ऑक्सीजन है, काफ़ी सारी जितनी भी गैसेज है इसी वायुमंडल के अंतर्गत आती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जिंदा नहीं रह पाओगे, नाइट्रोजन नहीं होगी तो भाई खाओगे क्या, फसल कहाँ से उगाओगे, ठीक है ना। और नाइट्रोजन, ये देखो नाइट्रोजन गैस जो है हमारी जो पैकेट फूड आते हैं ना उसमें भी नाइट्रोजन डलती है, ताकि हमारा जो पैकेट फूड है वो खराब ना हो जल्दी। तो ये तो था वायुमंडल के महत्व, इंपॉर्टेंस। और अब मैं बताऊंगा आपको वायुमंडल की संरचना, कि भाई वायुमंडल बना कैसे है, मतलब इसकी लेयर्स हैं कई सारी, ठीक है ना। तो 5 इसकी लेयर हैं, उसके बारे में नेक्स्ट अभी हम चर्चा करते हैं वायुमंडल की संरचना की, ठीक। तो वायुमंडल की जो संरचना है वो 5 प्रकार की है, 5 टाइप की है। और कैसे इसको बांटा गया कि तापमान और दाब के आधार पर वायुमंडल की जो परतें हैं, जो लेयर्स हैं, उसको 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है क्षोभ मंडल, ठीक। अब इस क्षोभ मंडल को सबसे वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मौसम संबंधी सभी क्रियाएं इसी परत में होती है, ठीक है भाई। यानी कि इसमें क्या होगा, गर्मी, सर्दी, वायु, वर्षा, जो भी होगा मौसम से संबंधित, मौसम का जो भी बदलना होगा वो सब इसी परत के अंदर, इसी क्षोभ मंडल के अंदर होगा। अब इसकी जो ऊंचाई होती है, मतलब ये क्षोभ मंडल कहाँ तक विस्तार होता है, तो पृथ्वी की सतह से, धरातल से 18 किलोमीटर तक, 0 से 18, यानी कि धरातल से 18 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, हाइट होती है, मतलब ये क्षोभ मंडल फैला होता है, ठीक। अब इसकी जो औसत, जो एवरेज ऊंचाई होती है, औसत अगर हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई, तो 13 किलोमीटर तक की होती है। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है वो है 8 किलोमीटर, और ध्रुवीय प्रदेशों में इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो इसका जो क्षेत्र में जो क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई हर जगह जो है वो है डिफरेंट है। एवरेज अगर हम बात करें तो 13 किलोमीटर, यानी कि 0 से 13 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ तक क्या होगी, क्षोभ मंडल होगा, और मौसम संबंधी सभी क्रियाएं इन्हीं 13 किलोमीटर तक की रेंज में होगी, ठीक। खास बात और क्या होती है भाई, प्रत्येक 165 मीटर पर, जितना मतलब 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है भाई। तो क्षोभ मंडल क्या है भाई, इसकी एक विशेषता कि भाई इस मौसम संबंधी सारी क्रियाएं होती हैं। धरातल से इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर, यानी कि इसकी मोटाई या चौड़ाई 18 किलोमीटर तक है। एवरेज अगर हम इसकी औसत बात करें तो 13 किलोमीटर है, और भूमध्य पर इसकी जो ऊंचाई है वो है 8 किलोमीटर, और ध्रुवीय प्रदेशों में इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर, ठीक। और 165, इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कम होता है, यानी कि जितना आप हाइट जाओगे,
ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, तापमान में गिरावट आती है, ठीक है भाई। तो ये है आपका क्षोभ मंडल, क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब भाई इसको समताप इसलिए कहते हैं, इसकी जो ऊंचाई है, चौड़ाई है, वो स्टार्ट होती है 20 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है भाई। अब इस 20 से 50 किलोमीटर की तक टेम्परेचर क्या रहता है, ना तो घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ना समताप मंडल भी कहा जाता है कि भाई समताप यानी सम मतलब एक ही बराबर, ठीक है। तो तापमान ना तो इसमें घटेगा और ना ही बढ़ेगा, इसलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो क्या होती है, 20 से 50। परत में आपको क्या मिलेगा, ओजोन। इसी परत में ओजोन जो हमारी जो परत है, लेयर है, वो इसी में मिलती है, ठीक है ना भाई, इसी समताप मंडल में रहती है। यानी कि अब इसमें समताप तापमान सामान्य रहने का, सम रहने का मतलब यही होता है कि भाई जो भी सूर्य की आने वाली किरणें हैं वो इसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना। जो भी पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो भी सूर्य की जो किरणें आती है, वो पहले यहीं समताप मंडल से मतलब होके आती हैं, तब हमारे क्षोभ मंडल में प्रवेश करती हैं। तो इससे क्या होता है, जो हानिकारक किरणें होती हैं वही समताप मंडल में ओजोन परत क्या कर लेता है, अपने पास रोक लेता है। इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा, ठीक। इसलिए हम इसको समताप मंडल भी कहते हैं। तो ये तो था समताप मंडल। अब हम बात करें मध्य मंडल, ठीक। अब मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो होती है 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर की, ठीक है। अब इसमें फिर से क्या होता है भाई, टेम्परेचर जो है वो जैसे जैसे 50 के बाद 51 किलोमीटर 52 किलोमीटर ऊपर जाओगे, 50 से ऊपर की ओर, टेम्परेचर क्या होगा, फिर से तापमान फिर से गिरने लग जाएगा। तापमान क्या होगा, ऊंचाई के साथ गिरेगा, ऊंचाई के साथ घटेगा, ठीक है ना, कम होगा। समताप मंडल में ऐसा केस नहीं होता भाई, समताप मंडल में टेम्परेचर हमेशा समान रहेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन जब हम मध्य मंडल में एंटर करेंगे, जैसे ही मध्य मंडल में घुसेंगे, तो हमारा जो तापमान है वो फिर से क्या होगा, ऊंचाई के साथ साथ गिरेगा, ठीक। फोर्थ क्या है, आयन मंडल। अब इसको आयन मंडल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो गैस में जो कण होते हैं, गैस के कणों में विद्युत आवेश होता है, जिसकी वजह से, और इसमें जितने भी हमारी रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं, रेडियो एक्टिव तरंगों को इसी आयन मंडल में काम करती हैं। यानी कि जो भी रेडियो एक्टिव तरंगें भेजी जाती हैं हमारे आयन मंडल से, वापस टकरा के हमारे दूसरे, मतलब कि इसका जो रेडियो एक्टिव तरंगे वो हमारी संचार व्यवस्था को मतलब बनाने के लिए किया गया है। रेडियो एक्टिव तरंगे इसी आयन मंडल के, यानी जो भी हमारे आयन मंडल में जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो रेडियो एक्टिव तरंगे उस सैटेलाइट्स के थ्रू हमारे तक पहुंचती है, ठीक है ना। आयन मंडल में जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो इसी आयन मंडल में रखे गए हैं, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है कितनी, आयन मंडल की स्टार्टिंग 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, ठीक है भाई। 90 से 400 किलोमीटर में इसके क्या है, ये इसकी ऊंचाई है। यानी कि 90 से स्टार्ट होती है और 400 किलोमीटर पर ये जाकर ख़त्म होती है, ठीक। अब जो लास्ट है वो आता है आपका बाह्य मंडल। अब इसमें टेम्परेचर क्या है भाई, टेम्परेचर यहाँ पे ना तो चेंज होगा ना तो बढ़ेगा, ठीक है। और बाह्य मंडल में क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, बाह्य मंडल में 400 से बाहर की बात आ जाती है, 400 किलोमीटर से कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऊंचाई के साथ जितना ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि अब यहाँ पे टेम्परेचर का ऊंचाई के साथ कोई लेन देन नहीं है। आप जितना भी जैसे भी रहोगे टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि आप पृथ्वी के जो वातावरण है, पृथ्वी का जो आवरण है, उससे आप काफ़ी ऊपर आ चुके हो। पृथ्वी का अब इस पर कोई रूल लागू नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेविटी भी नहीं होगी, आप हवा में तैरते हुए नजर आओगे। जो लेयर्स थी वो मैंने आपको बता दी एग्जाम में, लेयर्स लेके मतलब वायुमंडल की जो संरचना है उसके बारे में आप
उसकी विशेषता बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। यानी कि वायुमंडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आएगा, आपको पूरा बता दिया गया है। आपको एग्जाम में इसको पूरा ऐसे ही एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। अगर कोई भी इसमें आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा हो, तो वहाँ आप हमें कमेंट में लिख देना, कमेंट कर देना कि भाई ये पोर्शन या ये पार्ट हमें समझ नहीं आया, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा।